हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने कंप्लीट किया था इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, जिसमें हमने एनसीईआरटी 3.1 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक होगा, जहां हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। आव्यूह पर संक्रियाएं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो यहां हम जानेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, हिंदी में बात करते हैं, इस टॉपिक को क्या कहते हैं हम, आव्यूह पर संक्रियाएं। और इसमें आज हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह पर। अब बात कर लेते हैं आव्यूह पर कौन कौन से ऑपरेशन हमारे काम करते हैं। ऑपरेशन आपको पता है 4 होते, कौन सा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो आव्यूह पर हमारे कौन कौन से ऑपरेशन काम करते हैं, तो आव्यूह पर यहाँ हम पढ़ेंगे जो ऑपरेशन हमारे आव्यूह पर काम करेंगे वो होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड वाला जो रूल होता है, डिवाइड ऑपरेशन यानी कि भाग क्रिया जो होती है, वो आव्यूह में हम नहीं पढ़ेंगे, वो आव्यूह पर कोई असर नहीं करती। तो डिविजिबिलिटी को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो ऑपरेशन को हम जानेंगे कि इनका जो है, इन संक्रियाओं के द्वारा इन ऑपरेशन के द्वारा हम आव्यूह को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला चीज जो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑन मैट्रिक्स। दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। एडिशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूहों का जोड़, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का अंतर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणन। तो ये 3 ऑपरेशन है जिन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना। कौन सा ऑपरेशन नहीं है जो मैट्रिक्स में नहीं होता, वो होता है डिविजिबल रूल। भाग वाला जो होता है वो मैट्रिक्स में, वो संक्रियाएं मैट्रिक्स पर काम नहीं करती हैं। बाकी जो संक्रियाएं मैट्रिक्स पर काम करती हैं, आव्यूह पर काम करती हैं, वो है एडिशन, जोड़, अंतर और गुणन। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि एडिशन किस तरीके से मैट्रिक्स पे काम करता है, डिफरेंस किस तरीके से काम करता है, और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन ऑन मैट्रिक्स, जोड़ की क्रिया या आव्यूहों का जोड़। एडिशन के बारे में अगर हम पढ़ें कि इनका मैट्रिक्स पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता है, आपने सब पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ चुकी थी। और इससे पहले जस्ट हमने कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था दोस्तों हमने, इससे पहले हमने पढ़ा था इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सब चीजें जानने के बाद अब अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, तो इसका पहला केस है एडिशन, यानी कि आव्यूहों का जोड़ की आव्यूह पर किस तरीके से कार्यरत होती है इसकी हम बात करेंगे। तो आव्यूह का जोड़ किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, तो अगर इस चीज को देखें, मान लीजिए हमारे 2 आव्यूह हैं। पहला आव्यूह हमने ले लिया, ये है A, B, C और D। हमने मान लिया एक दूसरा आव्यूह भी हमारे पास है, और वो क्या है, वो है हमारा 1 2 3 4, या इस तरीके से हमने मान लिया हमारे पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स। अब हमने कहा कि इनका योग करा दे हम, यानी कि A प्लस बी क्या बताता है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें दूसरे मैट्रिक्स को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया है। तो इस मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, इन मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, सबसे पहली चीज इसमें ये जान लेना है कि मैट्रिक्सों का जो एडिशन होगा वो तभी लगेगा जब इनके ऑर्डर क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। एडिशन रूल में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है जब इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर आपको पता है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो यहां देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यानी कि अब हम A प्लस बी हमारा क्या होगा, फिर अस्तित्व में होगा। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो A प्लस बी को हम ज्ञात नहीं कर सकते। बट यहां देख रहे हैं इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए A प्लस बी को ज्ञात किया जा सकता है। तो A प्लस बी हम
ऐड किस तरीके से करेंगे, संगत अवयवों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। इस मैट्रिक्स के संगत अवयवों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। संगत अवयवों का मतलब पहले मैट्रिक्स का a11 ऐड होगा इस मैट्रिक्स के a11 के साथ, इसका a12 ऐड होगा इसके a12 के साथ, इसका 2n ऐड होगा इसके a21 के साथ, और इसका a22 ऐड होगा इसके a22 के साथ। तो अगर हमें इसे संगत अवयवों को ऐड करना है तो a प्लस बी बताता है दोनों का योग, और दोनों का योग यहाँ संभव है क्योंकि इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। अब हमको ऐड करते हैं तो a किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ, तो यहाँ a प्लस 1। c किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, यहाँ c प्लस 2। b किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ, यहाँ से b प्लस 3। और d किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ, यहाँ से d प्लस 4। तो यहाँ हमने देखा दो अलग अलग मैट्रिक्स से जब हमने इनको ऐड किया तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिला वो क्या है, वो ये हुआ a प्लस बी। ये क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्सों का योग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का योग करते हैं। मैट्रिक्स का योग करते समय हमें बस केवल एक बात का ध्यान रखना, वो क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो एडिशन जो है अवयवों का योग हम नहीं कर सकते, यानी कि a प्लस बी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ऑर्डर उनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये बात याद रखनी, मैट्रिक्स का योग करते समय हम सबसे पहले चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को ज्ञात कर पाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम a प्लस बी को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी, बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, अवयवों का योग था, जिसमें हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स को, जिन मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करेंगे दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस पर एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और ये है 1 2 3 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 4 7 3 5 6 2 1, और हमने कहा कि a प्लस बी क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या a प्लस बी ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आप कहेंगे, सबसे पहले अभी हमने जस्ट बात की, क्या बात की कि ऐड करने से पहले हम जो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है सबसे पहले हम चेक करेंगे उनका ऑर्डर। तो अगर इनका ऑर्डर चेक करें, इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का। मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। इसका तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो क्या ये आपस में ऐड होंगे। तो a प्लस बी कांट डिटरमाइंड, a प्लस बी को ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि इसका ऑर्डर दूसरा है और इसका ऑर्डर दूसरा है। बट अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम होते तो हम a प्लस बी को यहाँ ज्ञात कर सकते थे। यहाँ a प्लस बी दोनों के ऑर्डर भिन्न भिन्न है तो हम a प्लस बी को ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो ये थी एडिशन की बात, जिसमें हमें केवल एक ही बात को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अब जोड़ की क्रिया है, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अवयवों का योग था। तो अवयवों का योग, अब आपने नॉर्मली पढ़ा है कि जो जोड़ की क्रिया होती है ये क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। ये बातें आपको पता होंगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है अवयव का योग भी क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, साथ ही साथ सहचर नियम का भी क्या करेगा, पालन करेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं क्यों कि क्या मैट्रिक्स का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, सहचर नियम का पालन करेगा। तो ये जाहिर सी बात, अगर योग की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है तो अवयवों का योग भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एक अवयव हमारा 2 3 4 6, एक दूसरा अवयव हमारा 3 2 1 4। अब हमने क्या किया, यहाँ a प्लस बी कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि अवयव a को अवयव b में ऐड कर दीजिए। तो ऑर्डर अगर आपने देखा तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ही है, तो a प्लस बी को काउंट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 2, यहां से देखें 4 प्लस 1, और यहां से देखें तो 6 प्लस 4। तो ये हमें मिला क्या, यहां से 5 5 5 10। a प्लस बी क्या आया, दिस। अब हमने कहा कि b में a को ऐड कर दीजिए, b वाले मैट्रिक्स में a को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे इसको, तो ऑर्डर तो सेम ही है, तो ये भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। अब इसके संगत अवयवों को 3 में क्या ऐड करेंगे, 2 को, तो 3 प्लस 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 में किसे ऐड करेंगे हम,
2 में भी ऐड करेंगे 3 को, 2 प्लस 3। 1 में किसे करेंगे 4 को, 1 प्लस 4, और 4 में किसे करेंगे दोस्तों 6 को, 4 प्लस 6। तो यहां से हमने देखा ये क्या मिला हमें 5 5 5 और 10। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी यहाँ इक्वल है b प्लस a के, a प्लस बी यहाँ इक्वल है b प्लस a के। और ये चीजें हमें क्या बताती हैं, इस बात से हमें पता चलता है कि जो आव्यूहों का योग है, आव्यूहों का जो योग है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूहों का जो योग है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ क्या किया, इस बात को हमने देख लिया कि ये क्या किया, ये क्रम विनिमय नियम का पालन किया। इसी तरीके से क्रम विनिमय नियम के साथ साथ पहली बात हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरी बात साथ ही साथ इसी तरीके से क्या होगा, यह सहचर नियम का भी पालन करेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, सहचर्य नियम का भी पालन करेगा। तो ये थी समझा यहाँ पर हमने। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि यह सहचर्य नियम का भी पालन करेगा। तो ये था, इस तरीके से हमें पता चला कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अगर इस तरीके से हम देख लें, इस तरीके से अगर हम देख लें क्या यह सहचर नियम का भी पालन करेगा, तो मान लिया हमने कि एक मैट्रिक्स ए है हमारा, वो क्या है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका मैट्रिक्स का। एक दूसरा है हमारा मैट्रिक्स, वो क्या है बी, इसके एलिमेंट है बी आई जे एम क्रॉस एन। एक तीसरा एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या है सी, और ये क्या है हमारा सी आई जे, और इसके ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अब हम बात कर रहे हैं कि क्रम विनिमय तो हमें पता चल गया ये पालन करता है। अब हम बात कर रहे हैं सहचर नियम का, क्या ये पालन करता है। तो सहचर नियम का भी ये पालन करेगा अगर आप एग्जांपल लेके उस तरीके से समझेंगे। यहाँ डायरेक्ट हम देखते हैं सहचर नियम होता क्या है। नॉर्मली अगर हम देखें सहचर नियम हमारा होता क्या है कि a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल हो जाए a प्लस बी प्लस सी के, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को तो हम कहते थे सहचर नियम, इसी को तो हम कहते थे सहचर नियम। तो आव्यूह क्या होता है, क्रम विनिमय नियम के साथ साथ सहचर नियम का भी पालन करता है। अगर इस रूप में हम देख ले इसे, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ए क्या है दिस, बी क्या है दिस, और सी क्या है दिस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ आप एग्जाम्पल को भी यहाँ पुट करके क्या कर सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आव्यूह जो है क्रम विनिमय नियम के साथ साथ सहचर नियम का भी पालन करता है। आप एग्जांपल लेके इस बात को देख सकते हैं, जैसा कि हमने क्रम विनिमय को चेक किया। अब बात कर लेते हैं, अब अगर हम बात कर लें कि यदि किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स ए है, यदि किसी मैट्रिक्स में हम शून्य आव्यूह को ऐड कर दें, शून्य आव्यूह को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा। मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है ए, हमने मान लिया कि हमारा एक मैट्रिक्स है ए, और ये है क्या एक्स वाई ए और बी, और फिर हमने क्या किया इसमें शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, शून्य आव्यूह को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से। और जीरो मैट्रिक्स होता क्या था, जीरो मैट्रिक्स वो होता था जिसके सभी एलिमेंट क्या होते थे दोस्तों, जीरो होते थे। तो ये शून्य आव्यूह है 0 0 0 0। और हमने क्या करना है कि ए प्लस ओ ज्ञात करना है, ऑर्डर दोनों का सेम ही है, तो ये जाहिर सी बात है ऐड होगा। तो ए प्लस अगर बी करेंगे संगत अवयव को, तो एक्स ऐड होगा 0 के साथ, y भी 0 के साथ, और a भी 0 के साथ, और b भी 0 के साथ। तो यहां से हमने देखा हमें क्या मिला, x y a b। तो यहां से पता चला यदि किसी मैट्रिक्स को किसी जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वही वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा हमें क्या मिल गया, a मिल गया। तो यहां से हमें एक चीजें हमें पता चली कि a प्लस o करें इक्वल चाहे o प्लस a करें, रिजल्ट में हमें हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ओ क्या बताता है, ओ यहाँ है क्या, ओ है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ओ क्या है दोस्तों, हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ये सब बातें थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब सेम चीजें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी सेम चीजें होगी। अब लेकिन क्या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, क्या आपने पढ़ा है डिफरेंस जो होता था, जैसे मान लें क्या डिफरेंस जो होता था वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता था,
नहीं करता था। अगर देख लें क्या डिफरेंस क्रम विनिमय नियम का पालन करते थे, जो हमने पढ़ा है पीछे, नहीं करते थे। सहचर नियम का पालन नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये चीजें हमें पता चली तो वो चीजें हमें ऑलरेडी पता होंगी। तो ये था अबाउट एडिशन और डिफरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल। अब यहां से बात करनी है हमें आव्यूहों का, हमने देखा योग और डिफरेंस, तो ये कॉमन सी चीजें थी। अब अगर हम बात करें आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, आव्यूह का गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, तो नॉर्मली अगर हम दो आव्यूह ले लें, यहाँ फॉर एग्जांपल हमने एक आव्यूह ले लिया यहाँ पर a जो है 2, 3, 4 और 6, एक दूसरा आव्यूह दोस्तों हमने ले लिया b और ये क्या है हमारा 1, 3, 2, 5, और हमने कहा इन दोनों आव्यूहों का क्या कीजिए, आपस में गुणनफल क्या कीजिए। तो a और b के गुणनफल को रिप्रेजेंट हम करेंगे ab से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ab से। ab यानी कि पहले मैट्रिक्स का गुणा हो रहा दूसरे मैट्रिक्स के साथ, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 4, 3, 6 इंटू 1, 3, 2, 5। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ AB। AB हमें क्या बताता है, A का मैट्रिक्स A का गुणा हुआ मैट्रिक्स B के साथ। तो अब इस गुणा को हम किस तरीके से करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये देखने वाली चीज है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा हमें, इसके रो से इसके कॉलम में, रो के इससे पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में संगत अवयवों के साथ क्या करेंगे, हम परस्पर गुणा करेंगे। तो यहां से अगर हम इनका गुणा देखें, इनका गुणनफल किस तरीके से, तो देख रहे हैं इसका R1 ये रहा और इसका C1 ये रहा। ये चीजें आप देख रहे होंगे, R1 का पहला एलिमेंट 2 और C1 का पहला एलिमेंट 1, और इनका करना हमें मल्टीप्लिकेशन। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो 2 का संगत, यहाँ 2 का संगत 1 दिख रहा और 3 का संगत 3 दिख रहा। 2 का संगत 1 और 3 का संगत 3। तो इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां से क्या होगा, 2 इंटू 1, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 1 और फिर प्लस बीच में और 3 इंटू 3, ये R1 के संगत हो गई C1 के साथ गुणा। तो ये चीजें हमने देख लिया कि यहाँ 2 की संगत गुणा हुई 1 के साथ, फिर प्लस का चिन्ह और 3 की संगत गुणा हुई 3 के साथ, दोनों को आपस में ऐड करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सेम चीजें यही रहेंगी, रो तो हमारा यही रहेगा पर कॉलम होगा क्या, अब हमारा चेंज, और हम आ गए C1 पर, C2 पर। अब सेम चीज है संगत, फिर 2 का संगत यहाँ पे 2 यानी कि 2 इंटू 2 और फिर प्लस 3 का संगत 5 यानी कि 3 इंटू 5। तो इस तरीके से हमने क्या की, गुणा की। अब R1 का काम हुआ खत्म, अब हम आएंगे R2 पर और फिर सेम चीजें। अब R2 के संगत एलिमेंट की गुणा होगी C1 के संगत एलिमेंटों के साथ। तो 4 का संगत 1 रहा तो 4 इंटू 1, फिर प्लस 6 का संगत 3 रहा तो 6 इंटू 3। अब R2 की संगत गुणा होगी C2 के साथ। तो यहां से हमने क्या देखा, 4 का पहले रहा, 4 का संगत रहा 2, तो यहां से हुआ 4 इंटू 2 और फिर प्लस 6 का संगत रहा 5, 6 इंटू 5। तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा कि दो मैट्रिक्स की गुणा हम किस तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 9, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 4 प्लस 15, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 18, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 30। तो यहां से AB हमें क्या पता चला दोस्तों, AB हमें क्या पता चला, यानी कि 11, 19, 22 और 38। तो मैट्रिक्स A की हमने मैट्रिक्स B में गुणा की, देन आफ्टर हमें AB मिला और AB रहा हमारा ये। और ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या था 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो अभी हमें बस ये जानना है कि दो मैट्रिक्स की गुणा हम किस तरीके से करते हैं। अब हम जानेंगे क्या इसका ऑर्डर बीच में आता है, क्या इसके ऑर्डर का कुछ
गुणनफल में इसके ऑर्डर का कोई रोल होता है, ऑर्डर का कुछ फर्क पड़ता है कि इसका ऑर्डर अगर सेम है तो तभी गुणा होगी क्या, इस तरीके का कुछ बातें हैं जो हमने एडिशन में पढ़ी, तो वो बातें अब हम जानेंगे। बाकी अभी हमने केवल क्या जाना, अभी हमने केवल जाना कि मैट्रिक्स का गुणा किस तरीके से किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सीखा होगा कि मैट्रिक्स का गुणा किस तरीके से किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ भी दो मैट्रिक्स हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों मैट्रिक्स की आपस में गुणा करके ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं उसी तरीके से यहाँ भी मैट्रिक्स है 2 5 8 10, दूसरा मैट्रिक्स है 5 4 50 40, और इन दोनों की आपस में करनी हमें गुणा। तो गुणा हमने किस तरीके से की थी, हमने क्या किया था, इसका पहले लिया था R1 और इसके R1 की संगत C1 के साथ क्या की थी, संगत एलिमेंट की गुणा। तो 2 की किसके साथ, 5 के साथ, और फिर प्लस 5 की किसके साथ, 50 के साथ। अब फिर ये C1 के साथ हो गया, फिर हम इसी R1 की किसके साथ कराया था हमने गुणा, C1 के साथ, C2 के साथ। तो 2 की किसके साथ, 4 के साथ, और फिर प्लस 5 किसके साथ, 40 के साथ। अब ये रहा। अब फिर हमने क्या किया था, C2 की हमने गुणा की थी, C1 का काम खत्म। अब C2 की गुणा की थी हमने C1 के साथ, सॉरी R2 की गुणा की थी हमने C1 के साथ। यहां से 8 इंटू 5 और फिर प्लस 10 इंटू 50, और फिर यहां से C1 के बाद इस R2 की गुणा हुई थी C2 के साथ, 8 की मल्टीप्लीकेशन हुई थी 4 के साथ, और प्लस 10 की हुई थी 40 के साथ। और फिर हमने क्या किया था, दोनों का गुणा करके आपस में इनके संगत एलिमेंटों के अंदर आपस में गुणा करके इन्हें ऐड कर दिया था। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से 10 प्लस 250, और यहां से क्या होगा 8 प्लस 200, यहां से क्या होगा 40 प्लस 500, और यहां से क्या होगा हमारा 32 प्लस 400, और इन्हें हम कर देंगे आपस में ऐड। यहां से हमारा क्या मिलेगा 260 208 540, और ये क्या होगा हमारा 432। तो ए बी हमें ज्ञात हो गया, जो हमने क्या किया, दोनों के आपस में गुणा करके ज्ञात किया। तो दूसरा एग्जांपल रहा, उम्मीद करते हैं अब आपको गुणा करना आ गया होगा, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने सीख लिया कि दो मैट्रिक्स की गुणा हम किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या ऑर्डर हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो हाँ, एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके ऑर्डर पर। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, उसके ऑर्डर पर। तो यहां अगर ध्यान से देखें, हमारे पास मान लिया हमने एक मैट्रिक्स है A, इसे हम रिप्रेजेंट किया Aij से, और m क्रॉस n है इसके ऑर्डर, और एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B है Bij, और इसके मान लिया हमने जो है हमारे ऑर्डर वो है k इंटू n, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है k इंटू n। अब हम बात करें क्या ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा, इस बात की जांच हम किस तरीके से करते हैं, ये बातें हमें पता चलती है इसके ऑर्डर से। और ये किस तरीके से पता चलेगा, जब इस पहले वाले मैट्रिक्स के, अब आपको पता है ये क्या होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको, कॉलम को। सेम चीज है यहां भी। तो ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इस बात का पता हम किस तरीके से करते हैं, जब हमारे पहले वाले मैट्रिक्स का ये क्या होता है, कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तब हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा, इस बात का पता लगाना है, तो क्या होना चाहिए, n जो है इक्वल होना चाहिए k के, n इक्वल होना चाहिए k के, यानी कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो इस बात से हमें क्या पता चला, अगर ये इक्वल होगा तभी ए बी एग्जिस्ट हमारा करेगा। अब अगर हम बात करें बी ए क्या हमारा एग्जिस्ट करेगा, ए बी के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की सेम बी की ए के साथ करें, तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी सेम चीजें कि इस वाले मैट्रिक्स का ये क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का भी रो इस वाले मैट्रिक्स के
कॉलम के इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि इसका यल जो है इक्वल होना चाहिए इसके यम के, और जब यल यम के इक्वल होगा तो बी ए एग्जिस्ट करेगा, और जब यन हमारा के इक्वल होगा तो हमारा ए भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि क्या मतलब है कि ए और बी में ए बी की गुणा संभव होगी यदि आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, या हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा तब जब आव्यूह बी में स्तंभ की संख्या आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो इसी बेस पर हम ए बी और बी ए की क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो आव्यूहों की मल्टीप्लिकेशन इसी बेस पर इसी आधार पर क्या की जाती है। कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, एक दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है, और हमें चेक करना क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा पहला जो आव्यूह ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए हमारे दूसरे वाले आव्यूह के नंबर ऑफ रो के। तो इस तरीके से ए बी क्या होगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ये था ऑर्डर का रोल मल्टीप्लिकेशन में, कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का क्या रोल होता है। ऑर्डर से ही हमें पता चलता है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में ए बी हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इस बात की जानकारी हमें ऑर्डर से ही मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमें पता चली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। इन चीजों के साथ साथ अगर दोनों मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो क्या होगा, दोनों का ऑर्डर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उनका हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि दोनों के क्या हो ऑर्डर अगर सेम हो, दोनों के ऑर्डर अगर आपस में सेम हो तो उनके मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले, यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर हम देख ले, हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरीके से हैं कि पहला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 6, दूसरा एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 1 2 3। अब हमें बताना है क्या ए बी हमारा ज्ञात किया जा सकता है, क्या ए बी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या रहा 3 क्रॉस 2। और हमने अभी क्या पढ़ा, ऑर्डर चेक करके ही हम बताएंगे कि हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इस चीज का पता लगाने के लिए पहले वाले आव्यूह में हमारे कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं 2, और वो इक्वल होना चाहिए था दूसरे वाले आव्यूह के नंबर ऑफ रो के। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम तो हमारे 2 हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 हैं, और ये 2 और 3 यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, तो ए बी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम ए बी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब साथ ही साथ चेक करें क्या हमारा जो बी ए है ये एग्जिस्ट करेगा, क्या हमारा जो बी ए है ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। अब बी ए की बात करें तो बी में नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, ए में नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। अब यहां देखें इसका हम अब इस बी ए चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसके नंबर ऑफ कॉलम को, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे 2, और फिर हम आएंगे ए के नंबर ऑफ रो पर, और इसके नंबर ऑफ रो कितने दोस्तों 2, और दोनों क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि हमारा बी ए तो एग्जिस्ट करेगा, बाकी ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्डर का क्या रोल है मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। तो हमने जान लिया कि किसी भी आव्यूह का अगर हमें दो आव्यूहों की आपस में गुणा करनी है तो हम जिस आव्यूह से दूसरे में गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है, अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, और ऑर्डर में हम चेक क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो के। अगर हमें बी ए चेक करना है तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के। तो इसी बेस पर हम चेक करते हैं कि हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सेम चीज यहाँ देखिए, ए बी इस मैट्रिक्स में हम नहीं ज्ञात कर सकते, बाकी बी ए को हम यहाँ से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर बात कर लें इनकी कुछ प्रॉपर्टी रूल की, क्या मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स
क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर दो मैट्रिक्स जो है क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि ए बी की वैल्यू कुछ अलग आएगी दोस्तों और बी ए की वैल्यू क्या होगी हमारी कुछ अलग आएगी। तो ये थी बेसिक सी कुछ बातें जिसे हमने समझा। और मेन चीजें इसमें क्या थी, मेन चीजें हमें क्या समझना था, मेन चीजें यही ऑर्डर समझना था कि कौन सा मैट्रिक्स का गुणनफल एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ये बातें आपको समझ में आई तो आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशन और मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी बेसिक सी चीजें सब है, एडिशन हमने देख लिया, डिफरेंस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है ऑर्डर में, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात कर ले फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर अब एक चीज और कि दोनों मैट्रिक्स यहाँ ए बी तो नहीं फाइंड आउट होगा, लेकिन बी ए क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो जो दो मैट्रिक्सों से गुणनफल से जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का गुणनफल जो आएगा रिजल्टेंट वो भी क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा। तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, अगर बात कर ले हम पहले से उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। जैसे कि मान ले हम ए बी तो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बी एग्जिस्ट कर रहा, तो जो बी ए मैट्रिक्स हमारा आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस बात का पता हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमें करना होगा कि इसका रो और इसका कॉलम, इसमें 3 2, तो जो हमारा बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2 का, उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2 का, यानी कि उसमें 3 पंक्तियां होंगी और हमारे 2 स्तंभ होंगे। तो ये बातें हमारी सब क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हमने बेसिक सी बातें जानी, जिसमें हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसमें जाना कि मैट्रिक्स में हमारी 3 तरह के ऑपरेशन क्या होते हैं, फॉलो करता है मैट्रिक्स, कौन कौन से, एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन बारे में हमने जाना कि मैट्रिक्स के एडिशन ज्ञात करते समय हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, ऑर्डर का, कि दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। फिर कुछ कॉमन सी बातें थी जो हमने जाना। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सेम चीजें, तो पहले हमने जाना गुणनफल दो मैट्रिक्स का किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी बातें हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि ऑर्डर का क्या रोल है दो मैट्रिक्सों के गुणनफल में। तो उम्मीद करते हैं ये सब नॉर्मल सी बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे जो भी यहाँ फंडा क्लियर नहीं होता है वो कब क्लियर होगा, जब आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगली एक्सरसाइज होगी हमारे एनसीईआरटी 3.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चनों को। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर बातें समझ में आई, सेशन अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 3.2 के क्वेश्चनों को। तो उम्मीद करते हैं ये सब सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।